आप सुन रहे हैं द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस की हिंदी ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है जॉनथन हाइट ने। एक किताब की कल्पना करो जो हजारों साल पुराने ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखती है। ये किताब पूछती है, आखिर खुशी क्या है? हम खुश क्यों नहीं हैं? और क्या प्राचीन ऋषियों के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हमें वास्तव में स्थायी संतुष्टि दिला सके? जोनाथन हैड, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक, इस यात्रा पर हमें ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम ज्ञान के अथाह सागर में डूब रहे हैं। बुद्ध, कन्फ्यूशियस, ईश, मार्कस ऑरेलियस, सबके पास हमें बताने के लिए कुछ न कुछ है। लेकिन समस्या यह है कि हम इतना कुछ पढ़ और सुन लेते हैं कि कोई एक बात दिल में उतरती ही नहीं। हम ज्ञान की इस भीड़ में खो जाते हैं। इस किताब का लक्ष्य है 10 महान विचारों को चुनना, उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान की रोशनी में देखना और समझना कि वे आज के हमारे जीवन में कैसे काम आ सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत पुराने सत्य से। हमारा मन विभाजित है। हमारे अंदर कई सारी आवाजें हैं जो आपस में लड़ती हैं। प्राचीन ग्रंथों ने इस विभाजन को अलग अलग रूप को मेटाफर में समझाया। बुद्ध ने कहा कि मन एक जंगली हाथी की तरह है जिसे हम काबू करने की कोशिश करते हैं। प्लेटो ने कहा कि आत्मा एक रथ है जिसे सारथी तर्क चलाता है, लेकिन दो घोड़े होते हैं, एक अच्छा सम्मान और संयम और एक बुरा इच्छाएं और वासनाएं। फ्राइड ने इसे अहंकार ईगो और अहंकार सुपर ईगो और इड इड का संघर्ष बताया। इन सब का सार यह है कि हमारा तर्कशील जागरूक दिमाग, जिसे हेड सवार कहते हैं, उतना शक्तिशाली नहीं है जितना हम सोचते हैं। असली ताकत हमारी स्वचालित, भावनात्मक और सहज प्रतिक्रियाओं में है, जिसे वे हाथी कहते हैं। ये रूपक, एक सवार एक विशाल हाथी की पीठ पर, इस किताब की नींव है। हम सोचते हैं कि सवार हमारा तर्क रास्ता तय करता है, लेकिन असल में हाथी हमारी प्रवृत्तियां, भावनाएं, आदतें वहां जाता है जहां वह चाहता है। सवार बस ये समझाने की कोशिश करता है कि हम क्यों वहां गए। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम रात में खाने के बाद एक अतिरिक्त मिठाई खाने का विरोध करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? तुम जानते हो कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारा हाथ बिना सोचे समझे बिस्किट के पैकेट की तरफ बढ़ जाता है। ये तुम्हारा हाथी है जिसने सवार की बात नहीं मानी। ये विभाजन हमारी रोजमर्रा की निराशाओं, कमजोर इच्छा शक्ति और आंतरिक संघर्षों की जड़ है। हैट इस विभाजन को 4 तरीकों से समझाते हैं। पहला विभाजन, दिमाग और शरीर के बीच। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर हमारे आदेश मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते। तुम अपनी आंतों को नहीं बता सकते कि वे भोजन कैसे पचाएं। यहाँ तक कि यौन इच्छाएं भी हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जैसे मॉन्टेन ने कहा, यह अंग तब आगे आ जाता है जब हम नहीं चाहते, और तब निराश करता है जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा विभाजन, बाएं और दाएं दिमाग के बीच। स्प्लिट ब्रेन मरीजों पर हुए अध्ययनों ने दिखाया कि जब मस्तिष्क के दो हिस्सों के बीच संपर्क काट दिया जाता है तो दाहिना हाथ एक चीज करता है और बायां हाथ दूसरी। और जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो बायां हिस्सा, जहां भाषा केंद्र है, तुरंत एक मनगढ़ंत कहानी बना देता है। यानी हमारा तर्कशील दिमाग हमेशा सच नहीं बताता, वो हमारे व्यवहार को सही ठहराने के लिए बहाने बनाता है। हैड इसे इंटरप्रेटर मॉड्यूल कहते हैं। ये सवार है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि हाथी ने क्या किया और क्यों किया, भले ही वो सही कारण न जानता हो। तीसरा विभाजन, पुराना दिमाग और नया दिमाग। विकास के क्रम में हमारे मस्तिष्क का अगला हिस्सा, फ्रंटल कॉर्टेक्स, बहुत विकसित हुआ। हम सोचते हैं कि यह नया हिस्सा तर्क का केंद्र है और पुराना हिस्सा लिम्बिक सिस्टम, भावनाओं का। लेकिन हैड बताते हैं कि यह सच नहीं है। फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक हिस्सा, जिसे ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, भावनाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। जब यह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लोग भावनाओं को महसूस करने की क्षमता खो देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोग बेहद तर्कशील तो हो जाते हैं, लेकिन वे निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि निर्णय लेने के लिए हमें यह जानना होता है कि हम क्या चाहते हैं, और ये जानकारी भावनाओं से आती है। तो वास्तव में नए दिमाग ने तर्क को नहीं, बल्कि भावनाओं को और अधिक परिष्कृत बनाया है। हाथी पहले से कहीं अधिक समझदार हो गया है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विभाजन, नियंत्रित प्रक्रियाएं, कंट्रोल्ड प्रोसेसेस, और स्वचालित प्रक्रियाएं, ऑटोमेटिक प्रोसेसेस। स्वचालित प्रक्रियाएं वे हैं जो बिना हमारी जागरूकता के चलती रहती हैं। सांस लेना, पलकें झपकाना, या कार चलाते समय संगीत सुनना। नियंत्रित प्रक्रियाएं वे हैं जिनमें हमें सोचना पड़ता है, जैसे हवाई जहाज पकड़ने के लिए कब निकलना है। स्वचालित प्रक्रियाएं लाखों साल पुरानी हैं और बेहद कुशल हैं। नियंत्रित प्रक्रियाएं, भाषा योजना, बहुत नई हैं और इनमें बग हैं। सवार, कंट्रोल्ड हाथी, ऑटोमेटिक की सेवा के लिए विकसित हुआ, न कि उसे नियंत्रित करने के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर पूरी किताब खड़ी है। जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर सवाल से शुरुआत करते हैं। हम संकल्प लेते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तर्क करते हैं, लेकिन हाथी को मनाने के लिए तर्क काफी नहीं है। हाथी दर्द और सुख से चलता है। तो अगर हमें अपनी आदतें बदलनी है तो हमें हाथी को प्रशिक्षित करना होगा, न कि सिर्फ सवार को समझाना। अब अगर हाथी इतना शक्तिशाली है तो वो हमेशा निराशावादी क्यों होता है? हम उन चीजों के बारे में क्यों सोचते हैं
जो गलत हो सकती हैं बजाय उनकी जो सही हो सकती हैं। हेड कहते हैं कि यह नकारात्मकता पूर्वाग्रह नेगेटिविटी बायस है। विकास ने हमारे दिमाग को इस तरह डिजाइन किया है कि खतरा अवसर से ज्यादा शक्तिशाली हो। एक मछली जो भोजन का संकेत चूक जाती है वो भूखी रह सकती है, लेकिन एक मछली जो शिकारी का संकेत चूक जाती है वो मर जाती है। इसलिए हमारा दिमाग नकारात्मक घटनाओं पर अधिक तेजी से, अधिक शक्तिशाली और अधिक समय तक प्रतिक्रिया करता है। एक बुरी टिप्पणी को भुलाने के लिए 5 अच्छी टिप्पणियां चाहिए। एक बार खोने का दर्द एक बार पाने के सुख से दोगुना होता है। ये नकारात्मकता हमारे दिमाग के अमिगडाला अमिगडाला नामक हिस्से के कारण होती है, जो थैलेमस के ठीक नीचे बैठता है और खतरे के पैटर्न को पहचानते ही शरीर को लड़ाई या भागने के लिए तैयार कर देता है। ये प्रक्रिया इतनी तेज है कि हमारा तर्कशील दिमाग सवार को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो और अचानक पीछे से आवाज आती है, तुम चौंक जाते हो। ये अमिगडाला है जो सवार से पहले सक्रिय हो गया। तो अगर हाथी स्वभाव से निराशावादी है तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं? हाँ, 3 तरीकों से। ध्यान, मेडिटेशन, संज्ञानात्मक चिकित्सा कॉग्निटिव थेरेपी और प्रोजैक ब्रोजैक जैसी दवाएं। ध्यान हाथी को शांत करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों से चिपके न रहें, बल्कि उन्हें आते जाते देखें। संज्ञानात्मक चिकित्सा हमें सिखाती है कि हम अपने विकृत विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। उदास लोग 3 चीज़ों पर विश्वास करते हैं: मैं बुरा हूँ, दुनिया बुरी है, भविष्य अंधकारमय है। संज्ञानात्मक चिकित्सा इन विश्वासों की सच्चाई पर सवाल उठाती है और सवार को हाथी को नए रास्ते दिखाने में मदद करती है। और प्रोजेक, ये एक शॉर्टकट है। यह हमारे दिमाग के रसायन को बदल देता है, जिससे नकारात्मकता का स्तर कम हो जाता है। लेकिन यह विवादास्पद है क्योंकि यह कॉस्मेटिक साइकोफार्माकोलॉजी है। यह हमारे व्यक्तित्व को ही बदल सकती है। इस पहले भाग का निष्कर्ष यह है: हमारी खुशी काफ़ी हद तक हमारे जीन और हमारे दिमाग के डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर निर्भर करती है, लेकिन हम इस सेटिंग को बदल सकते हैं, धीरे धीरे, हाथी को प्रशिक्षित करके। अब कहानी हमारे सामाजिक जीवन की ओर मुड़ती है। यहाँ पहला महान विचार है पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। जैसा तुम दूसरों के साथ करो वैसा वे तुम्हारे साथ करेंगे। यह नियम लगभग हर संस्कृति में मौजूद है। फिल्म द गॉडफादर का शुरुआती दृश्य देखो। अंडरटेकर बोनासेरा डॉन कोरलियोन से न्याय मांगने आता है और कोरलियोन उसे याद दिलाता है कि उसने कभी दोस्ती नहीं मांगी, कभी गॉडफादर नहीं कहा। जब बोनासेरा झुककर हाथ चूमता है तभी कोरलियोन राजी होता है। हम इस जटिल आदान प्रदान को सहजता से समझ जाते हैं क्योंकि पारस्परिकता हमारे अंदर गहराई से बसी हुई है। पारस्परिकता सिर्फ इंसानों में नहीं होती। वैम्पायर चमगादड़, वैम्पायर बैट्स उन चमगादड़ों को खून उगल देते हैं जिन्होंने उन्हें पहले खून दिया था। ये टिट फॉर टैट रणनीति है। पहले सहयोग करो, फिर वही करो जो दूसरे ने किया। ये रणनीति खेल सिद्धांत में सबसे सफल साबित हुई है। लेकिन इंसानों में ये केवल रणनीति नहीं है, ये भावनाओं का रूप ले लेती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और बदले की भावना, वेंजेंस। जब कोई हमारी मदद करता है तो हम कृतज्ञ महसूस करते हैं और बदला चुकाना चाहते हैं। जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम क्रोधित होते हैं और बदला लेना चाहते हैं। ये भावनाएं ही हैं जो समाज को जोड़े रखती हैं। लेकिन पारस्परिकता का एक और पहलू है गपशप, गॉसिप। हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, किसने क्या किया, कौन अच्छा है, कौन बुरा। गपशप हमें बिना प्रत्यक्ष अनुभव के दूसरों की प्रतिष्ठा जानने में मदद करती है और यही कारण है कि हमारा दिमाग इतना बड़ा है। रॉबिन डनबर ने दिखाया कि किसी भी प्राणी के दिमाग का आकार उसके सामाजिक समूह के आकार के समानुपाती होता है। इंसानों का प्राकृतिक समूह आकार लगभग 150 लोगों का है। ये वह संख्या है जिसे हम नाम और चेहरे से जान सकते हैं। भाषा का विकास ही इसलिए हुआ कि हम गपशप कर सकें, एक दूसरे के बालों में जो ढूंढने के बजाय जैसे चिंपांदी करते हैं। पारस्परिकता का उपयोग हमें समझदारी से करना चाहिए। सेल्समैन हमारी इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं। वे पहले एक छोटा सा उपहार देते हैं, जैसे मुफ्त स्टिकर या पेन, और फिर हमसे कुछ खरीदने का अनुरोध करते हैं। हम मन ही मन बाध्य महसूस करते हैं कि कुछ वापस दे। इस जाल से बचने का एकमात्र तरीका है उपहार को उसी भावना से स्वीकार करना, ये समझते हुए कि यह एक चाल है, और फिर बिना किसी बंधन के आगे बढ़ जाना। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, हम सब पाखंडी हिपोक्रेट हैं। ये दूसरा सामाजिक सत्य है। हम दूसरों के तिनके को देख लेते हैं लेकिन अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखते। ईश और बुद्ध दोनों ने यही कहा। हैड इस पाखंड के पीछे के मनोविज्ञान को उजागर करते हैं। एक प्रयोग में लोगों को एक सिक्का उछालने को कहा गया ताकि वे तय कर सकें कि उन्हें अच्छा काम मिले या बुरा। आधे से अधिक लोगों ने सिक्का उछाला, लेकिन जब सिक्का उनके खिलाफ आया तो 90% ने फिर भी अच्छा काम अपने लिए ले लिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने खुद को बहुत नैतिक बताया वे सबसे अधिक सिक्का उछालने वालों में से थे, लेकिन वे भी उतने ही स्वार्थी थे। यानी हम नैतिक होने का दिखावा करना चाहते हैं, असल में नैतिक होना नहीं। हम अपने बारे में दूसरों की तुलना में अधिक अच्छा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम अपने आप को गुलाबी रंग के शीशे में देखते हैं, रोज कलर्ड मिरर। हम अपने अच्छे कामों को तो याद रखते हैं,
लेकिन अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। जब हम अपने और दूसरे के व्यवहार की तुलना करते हैं तो हम मानक अपने पक्ष में सेट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें लीडरशिप में अपनी तुलना करनी है तो हम लीडरशिप की ऐसी परिभाषा चुन लेंगे जिसमें हम अच्छे हैं, जैसे लोगों को समझना अगर हम दयालु हैं, या आत्मविश्वास अगर हम बोल्ड हैं। इसलिए 94% प्रोफेसर खुद को औसत से बेहतर मानते हैं, जो गणितीय रूप से असंभव है। इस पाखंड का सबसे खतरनाक रूप है शुद्ध बुराई का मिथक, मिथ ऑफ प्योर ईविल। हम अपने दुश्मनों को पूरी तरह से बुरा, हर तरह से नीच और बिना किसी अच्छे मकसद के चित्रित करते हैं। हम खुद को पूरी तरह अच्छा मानते हैं। ये मिथक हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारी हिंसा न्यायसंगत है और उनकी हिंसा निंदनीय। रॉय बाउमिस्टर ने दिखाया कि अधिकांश हिंसा के पीछे सिर्फ लालच या सैडिज्म नहीं है, बल्कि आदर्शवाद, आइडियलिज्म और आत्मसम्मान के लिए खतरा है। लोग अपने को बचाने या अपने आदर्शों के लिए हिंसा करते हैं, और दोनों पक्ष यही सोचते हैं। इसलिए पहला कदम है अपनी आंख का लट्ठा देखना। किसी भी संघर्ष में अपनी गलती को खोजो। जब तुम कहते हो मैंने ये गलत किया, तो तुम्हारा क्रोध कम हो जाता है। तुम शुद्ध बुराई के मिथक से बाहर निकलने लगते हो, और फिर पारस्परिकता तुम्हारे पक्ष में काम करती है। तुम माफी मांगते हो तो दूसरा भी माफी मांगने लगता है। अब हम आते हैं खुशी के सबसे बड़े सवाल पर। क्या खुशी बाहर से आती है या अंदर से? बुद्ध और स्टोइक दार्शनिकों एपिक्टेटस ने कहा कि खुशी अंदर से आती है। तुम बाहरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। जीवन वही है जो तुम समझते हो। ये एक आकर्षक विचार है, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? हैट कहते हैं, नहीं। बाहरी परिस्थितियां मायने रखती हैं, लेकिन उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। दो सिद्धांत हैं, प्रगति सिद्धांत प्रोग्रेस प्रिंसिपल और अनुकूलन सिद्धांत एडाप्टेशन प्रिंसिपल। प्रगति सिद्धांत कहता है कि खुशी लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसकी ओर बढ़ने में है। जब तुम कोई कठिन पर्वत चढ़ते हो तो सबसे अधिक आनंद चोटी पर पहुंचने के क्षण में नहीं, बल्कि हर कदम पर मिलता है। हमारा दिमाग डोपामाइन तब छोड़ता है जब हम लक्ष्य की ओर प्रगति करते हैं, न कि जब हम उसे पा लेते हैं। अनुकूलन सिद्धांत कहता है कि हम किसी भी नई स्थिति के अभ्यस्त हो जाते हैं। लॉटरी जीतने वाले और रीढ़ की हड्डी टूटने वाले दोनों 1 साल के भीतर अपनी पुरानी खुशी के स्तर पर लौट आते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बदलावों पर प्रतिक्रिया करता है, न कि स्थिर स्तरों पर। एक नई कार की खुशी कुछ महीनों में फीकी पड़ जाती है। एक नए घर का आकर्षण कम हो जाता है। हम अनुकूलन कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हम अनुकूलन नहीं कर पाते। शोर, लंबा कम्यूट, रिश्तों में कलह। तुम्हें कभी भी अपने पड़ोसी के तेज संगीत की आदत नहीं होती। तुम्हें ट्रैफिक जाम में बैठने की आदत नहीं होती, और तुम्हें अपने जीवन साथी के साथ लगातार झगड़ों की आदत नहीं होती। ये चीजें तुम्हें लगातार दुखी करती हैं। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को बदलना कभी कभी खुशी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। हैप्पीनेस फॉर्मूला H=S+C+V, यानी खुशी हैप्पीनेस इक्वल्स जैविक सेट पॉइंट प्लस परिस्थितियां कंडीशंस प्लस स्वैच्छिक गतिविधियां वॉलंटरी एक्टिविटीज। सेट पॉइंट तुम्हारे जीन से आता है। ये तुम्हारे खुशी के स्तर की वह सीमा है जिसके भीतर तुम झूलते हो। परिस्थितियां वे हैं जिन्हें तुम बदल सकते हो, जैसे शोर, कम्यूट, रिश्ते। और स्वैच्छिक गतिविधियां वे हैं जो तुम चुनते हो, ध्यान, व्यायाम, कोई नया कौशल सीखना या दूसरों की मदद करना। इन गतिविधियों में ही असली संभावना है, क्योंकि इनका हम अनुकूलन नहीं कर पाते जब तक कि हम उन्हें रोज न करने लगे। अब आता है फ्लो का रहस्य। मिहाली सिक्सजेंट-मिहाली ने पाया कि लोग तब सबसे अधिक खुश होते हैं जब वे पूरी तरह से किसी चुनौतीपूर्ण कार्य में डूब जाते हैं, जैसे चित्रकारी, बागवानी या कोई खेल। इस अवस्था में समय थम जाता है, आत्मचेतना गायब हो जाती है, और सवार और हाथी पूर्ण सामंजस्य में होते हैं। फ्लो उन गतिविधियों से आता है जो हमारी क्षमताओं के बिल्कुल अनुरूप हों, न बहुत आसान, न बहुत कठिन। और यहाँ एक बड़ी गलती है जो हम करते हैं। हम पैसे और भौतिक वस्तुओं का पीछा करते हैं, जबकि वे खुशी नहीं देते। रॉबर्ट फ्रैंक ने लग्जरी फीवर में दिखाया कि हम दिखावटी उपभोग, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में फंस जाते हैं। हम रोलेक्स घड़ी खरीदते हैं क्योंकि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम सफल हैं। लेकिन जब सबके पास रोलेक्स हो जाता है तो रोलेक्स का मूल्य खत्म हो जाता है। यह एक शून्य राशि, जीरो सम का खेल है। इसके विपरीत अनुभव, एक्सपीरियंसेस, जैसे छुट्टियां, संगीत कार्यक्रम, दोस्तों के साथ समय अधिक स्थायी खुशी देते हैं, क्योंकि अनुभवों का हम दूसरों से तुलना नहीं करते और वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। बुद्ध और एपिक्टेटस ने कहा था कि हमें सभी आसक्तियां, अटैचमेंट्स तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण है। लेकिन हार्ट कहते हैं कि यह अतिवाद है। हाँ, कुछ आसक्तियां हानिकारक हैं, जैसे पैसे, प्रतिष्ठा या सुंदरता की चाह। लेकिन कुछ आसक्तियां जीवन का आधार है, प्यार और काम। यह हमें ले जाता है प्यार के विज्ञान की ओर। यहाँ नायक हैं हैरी हार्लो और जॉन बॉल्बी। हार्लो ने बंदरों पर प्रयोग किए,
उन्होंने शिशु बंदरों को 2 कृत्रिम माताएं दीं, एक तार की जो दूध देती थी और एक कपड़े की जो दूध नहीं देती थी। बंदर हमेशा कपड़े वाली माँ से चिपके रहते थे, भले ही दूध तार वाली माँ से आता था। यानी बच्चों को सिर्फ भोजन नहीं, स्पर्श और आराम, कांटेक्ट, कंफर्ट चाहिए। बॉल्बी ने अटैचमेंट थ्योरी लगाओ सिद्धांत दी। उन्होंने कहा कि बच्चे को सुरक्षा का एक आधार, सिक्योर बेस चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति डर को खत्म कर दे। इस आधार से वह दुनिया की खोज कर सकता है। ये लगाव जीवन भर रहता है। वयस्क रोमांटिक रिश्ते भी इसी लगाव प्रणाली पर बने होते हैं। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वह तुम्हारा सुरक्षित आधार बन जाता है। हार्लो और बॉल्बी ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम एक आवश्यकता है, विलासिता नहीं। जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता वे विकसित नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। प्राचीन दार्शनिकों ने प्रेम को अस्वीकार किया। प्लेटो ने कहा कि एक शरीर के प्रति प्रेम नीच है, सच्चा प्रेम तो सौंदर्य के सामान्य रूप से होना चाहिए। स्टोइक्स ने कहा कि प्रेम दुख का कारण है क्योंकि तुम उस व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। ईसाई धर्म ने प्रेम को अगापे, आत्मिक प्रेम में बदल दिया, जो किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सभी से होता है। हैट कहते हैं ये सब गलत है, हमें विशेष लोगों से विशेष लगाव चाहिए। दुर्खिम ने दिखाया कि जिन लोगों के सामाजिक बंधन कमजोर होते हैं उनमें आत्महत्या की दर अधिक होती है। अकेलापन मार डालता है। इसलिए प्यार में पड़ो, रिश्ते बनाओ, दोस्त बनाओ, ये खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन प्यार 2 प्रकार का होता है, भावुक प्रेम, पैशनेट लव, और साथी प्रेम, कंपैनियनेट लव। भावुक प्रेम वह पागलपन है जो शुरुआत में होता है। ये एक नशे की तरह है, डोपामाइन का बाढ़। ये कुछ महीनों या 1-2 साल में अपने चरम पर पहुंचता है और फिर घटने लगता है। इसलिए कपल्स अक्सर शादी के 2 साल बाद सोचते हैं जादू खत्म हो गया। लेकिन ये कोई त्रासदी नहीं है, ये जीव विज्ञान है। इसके बाद आता है साथी प्रेम, वो गहरा लगाव, विश्वास और देखभाल जो वर्षों में बनता है। यही वो प्यार है जो 50 साल की शादी को कायम रखता है। जो लोग समझते हैं कि भावुक प्रेम ही सच्चा प्यार है, वे अक्सर तलाक ले लेते हैं जब जोश ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर वे धैर्य रखें तो साथी प्रेम उन्हें जीवन भर की संतुष्टि दे सकता है। अब क्या हमें दुख की जरूरत है? जो हमें मारता नहीं, वो हमें मजबूत बनाता है। ये नीत्शे का कथन आधा सच है। हैट पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, आघात के बाद विकास के बारे में बताते हैं। त्रासदी के बाद कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अद्भुत रूप से बदल जाते हैं। वे 3 चीजें सीखते हैं। एक, वे अपनी छिपी हुई ताकत को पहचानते हैं, मैं उससे कहीं अधिक मजबूत हूं जितना मैंने सोचा था। 2, उनके रिश्ते गहरे हो जाते हैं। जो लोग वास्तव में मायने रखते हैं वे सामने आ जाते हैं। 3, उनके जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पैसा और प्रतिष्ठा फीकी पड़ जाती है। परिवार और दोस्ती महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन आघात से विकास तभी होता है जब 3 शर्तें पूरी हों। एक, आघात बहुत भयानक न हो, पीटीएसडी न हो। 2, तुम्हारे पास सामाजिक समर्थन हो, दोस्त और परिवार। और 3, तुम सार्थकता, मीनिंग खोजने में सक्षम हो। ये तीसरी शर्त सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग दुख को समझ सकते हैं, उसे एक कहानी में बुन सकते हैं, वे बढ़ते हैं। जेम्स पेनेडेकर ने दिखाया कि केवल 4 दिन 15 मिनट प्रतिदिन अपने आघात के बारे में लिखने से अगले वर्ष डॉक्टर के पास जाने की संख्या घट जाती है। लेखन तब काम करता है जब तुम भावनाओं को बाहर नहीं निकालते, बल्कि जब तुम अर्थ खोजते हो। ऐसा क्यों हुआ और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? इसलिए दुख को पूरी तरह से टालना बुद्धिमानी नहीं है। बच्चों को हर असफलता से बचाना उन्हें कमजोर बना सकता है। लेकिन यह भी सच है कि बहुत अधिक दुख, खासकर बचपन में, विनाशकारी हो सकता है। जीवन के सबसे अच्छे समय में दुख का सामना करना किशोरावस्था और बिस्वा दशा में सबसे अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि तब हमारी पहचान, आइडेंटिटी बन रही होती है। अब हम सद्गुण वर्चू पर आते हैं। क्या सद्गुणी होना खुश रहने का रास्ता है? एपिक्यूरस और बुद्ध ने हाँ कहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे व्यवहार में दिखाया। उन्होंने 13 सद्गुणों की एक सूची बनाई और हर दिन एक तालिका में काला निशान लगाया कि वह किस सद्गुण में विफल रहा। धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथी को प्रशिक्षित किया। फ्रैंकलिन ने कहा, मैं पूर्णता तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस प्रयास से मैं एक बेहतर और अधिक खुश इंसान बन गया। प्राचीन विश्व में सद्गुणों की एक लंबी सूची थी। साहस, न्याय, संयम, बुद्धि, मानवता और अतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस। लेकिन आधुनिक पश्चिमी दर्शन ने सद्गुणों को छोड़कर दुविधाओं, डायलेमास पर ध्यान केंद्रित किया। कांट ने कहा कि नैतिकता एक सार्वभौमिक नियम है, वह करो जिसे तुम सबके लिए कानून बनाना चाहोगे। बेंथम ने कहा कि नैतिकता अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख है। इन दोनों ने तर्क को सर्वोच्च स्थान दिया। लेकिन हैट कहते हैं कि यह गलत था। नैतिकता तर्क से नहीं बल्कि आदतों और भावनाओं से आती है। आधुनिक सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी ने सद्गुणों को पुनर्जीवित किया है। मार्टिन सेलिगमैन और क्रिस पीटरसन ने 24 चरित्र शक्तियों, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स की सूची बनाई है, जो 6 व्यापक सद्गुणों के अंतर्गत आती हैं। तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और उनका उपयोग करो। इससे तुम्हें प्रवाह, फ्लो मिलेगा और तुम अधिक खुश रहोगे। कमजोरियों को सुधारने की कोशिश मत करो,
इससे केवल निराशा मिलती है। सद्गुण का एक रूप है परोपकारिता, अल्ट्रुइज्म। क्या दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है? हाँ, लेकिन केवल कुछ शर्तों पर। बच्चों और किशोरों पर इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वयस्कों और विशेष रूप से बुजुर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो बुजुर्ग दूसरों की मदद करते हैं वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। और ये केवल सहसंबंध नहीं है, ये कारण है। देना वास्तव में लेने से अधिक धन्य है। अब हम एक गहरे आयाम में प्रवेश करते हैं, दिव्यता, डिविनिटी। हैट का तर्क है कि मानव मन 3 आयामों में सोचता है। पहला आयाम अंतरंगता, क्लोजनेस, दोस्त बनाम अजनबी। दूसरा आयाम पदानुक्रम, हायरार्की, ऊंचा बनाम नीचा। और तीसरा आयाम दिव्यता, डिविनिटी, पवित्र बनाम अपवित्र। ये तीसरा आयाम धार्मिक लोगों के लिए स्पष्ट है, लेकिन नास्तिक भी इसे महसूस करते हैं। जब तुम किसी को बेहद दयालु कार्य करते देखते हो तो तुम्हारे सीने में एक गर्मी उठती है। हार्ट से एलिवेशन, एलिवेशन कहते हैं। जब तुम किसी विशाल पर्वत या तारों भरे आकाश को देखते हो तो तुम विस्मय, औ महसूस करते हो। ये भावनाएं तुम्हें अपने अहंकार से बाहर निकालती हैं और किसी बड़ी चीज से जोड़ती हैं। घृणा, डिस्गस्ट भी इसी आयाम का हिस्सा है। हम मल मूत्र, मृत शरीर और यौन विकृतियों से घृणा करते हैं क्योंकि हम अपने शरीर को एक मंदिर मानते हैं। यही कारण है कि अधिकांश संस्कृतियों में पवित्रता, प्योरिटी के नियम होते हैं। हिंदू धर्म में ब्राह्मण शौचालय का उपयोग करने के बाद वेदों का पाठ नहीं कर सकता। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो हमें पशु से देवता के बीच की रेखा खींचने में मदद करती है। ये तीसरा आयाम ही है जो संस्कृति, युद्ध, कल्चर वॉर को समझाता है। उदारवादी लिबरल्स मुख्यतः पहले आयाम, नुकसान और स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स तीनों आयामों का उपयोग करते हैं। वे समुदाय, अधिकार और पवित्रता को भी महत्व देते हैं। जब तुम ये समझ जाते हो तो रूढ़िवादियों को समझना आसान हो जाता है। वे सिर्फ बुरे नहीं हैं, वे एक अलग नैतिक दृष्टिकोण रखते हैं। अंत में हम आते हैं जीवन के अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ के प्रश्न पर। हैट कहते हैं कि ये प्रश्न 2 भागों में बटा है। जीवन का उद्देश्य क्या है? ये धार्मिक प्रश्न है। और मैं अपने जीवन में उद्देश्य कैसे पाऊं? ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। वे दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। खुशी और अर्थ 2 चीजों से आते हैं, प्यार और काम। लेकिन सिर्फ कोई भी काम नहीं, बल्कि वो काम जिसमें तुम प्रवाह में हो, जो तुम्हारी शक्तियों का उपयोग करता हो और जिसे तुम बुलावा, कॉलिंग मानते हो। जो लोग अपने काम को केवल नौकरी समझते हैं वे असंतुष्ट रहते हैं। जो लोग इसे करियर समझते हैं वे थोड़े अधिक संतुष्ट होते हैं, लेकिन अक्सर जल जाते हैं। जो लोग इसे बुलावा समझते हैं, जैसे अस्पताल में झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी जो सोचता है कि वह मरीजों को ठीक करने में मदद कर रहा है, वे सबसे अधिक खुश होते हैं। लेकिन अर्थ का एक और स्रोत है, किसी बड़ी चीज का हिस्सा होना। डेविड स्लोवन विल्सन ने डार्विन्स कैथेड्रल में तर्क दिया कि धर्म का विकास इसलिए हुआ क्योंकि इसने समूहों को एकजुट किया। जब लोग एक साथ नृत्य करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उनके दिमाग में एक विशेष परिवर्तन होता है। न्यूबर्ग ने दिखाया कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क का वह हिस्सा जो स्व सेल्फ की सीमाओं को पहचानता है बंद हो जाता है। व्यक्ति स्वयं को खो देता है और किसी विशाल एकीकृत चीज में विलीन हो जाता है। यही रहस्यवादी अनुभव, मिस्टिकल एक्सपीरियंस है। यही वह क्षण है जब लोग कहते हैं मैं और ईश्वर एक हो गए। इसलिए अर्थ का सूत्र यह है, तुम्हें अपने आप से बड़ा कुछ चाहिए। ये परिवार हो सकता है, कोई सामाजिक आंदोलन, कोई धर्म या केवल प्रकृति। जब तुम प्यार में हो, जब तुम अपने काम में लीन हो और जब तुम किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करते हो, तब तुम्हारे जीवन के तीनों स्तर, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, एक साथ काम करते हैं। ये क्रॉस लेवल कोहेरेंस है। तुम्हारे शरीर की भावनाएं, तुम्हारे दिमाग के विचार और तुम्हारे समुदाय के मूल्य सब एक दिशा में इशारा करते हैं। उस क्षण तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं होती मेरे जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ स्वयं प्रकट होता है। तो अंत में खुशी की परिकल्पना यह है, खुशी अंदर से नहीं आती, ना ही बाहर से। खुशी बीच में बिटवीन आती है, तुम्हारे और दूसरों के बीच, तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच, और तुम्हारे और किसी बड़ी चीज के बीच। तुम हाथी को प्रशिक्षित कर सकते हो, लेकिन तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उसे एक झुंड चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए। और यही इस किताब का सार है। हमारा मन विभाजित है, लेकिन हम उसे एक कर सकते हैं। हम पाखंडी हैं, लेकिन हम आत्म जागरूकता सीख सकते हैं। हम दुख से डरते हैं, लेकिन हम उससे बढ़ सकते हैं। हम सद्गुण को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हम उसे फिर से खोज सकते हैं। और हम दिव्यता को अस्वीकार करते हैं, लेकिन हम उसे विस्मय और उत्कर्ष के क्षणों में अनुभव कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और हाथी और सवार को एक साथ यात्रा करनी है। अगर सवार हाथी की इच्छाओं को दबाने की कोशिश करेगा तो वे संघर्ष करेंगे। अगर सवार हाथी की ताकत को समझे और उसे सही दिशा में ले जाए, प्यार, काम और किसी बड़े उद्देश्य की ओर, तो यात्रा सुखद और सार्थक होगी।
हैट कहते हैं हम सवार हैं और हम हाथी हैं, हमें दोनों को स्वीकार करना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम संतुलन पाते हैं। यिन और यांग, पूर्व और पश्चिम, उदारवादी और रूढ़िवादी, तर्क और भावना, सबका संतुलन। और उसी संतुलन में खुशी है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।